कहानी अम्मा। रमेश का स्वभाव पिछले कुछ दिनों से अपने रोजमर्रा के स्वभाव के विपरीत लेकिन व्यवस्थित था। उसकी अव्यवस्थित दिनचर्या अब बीते दिनों की बात हो चुकी थी। कॉलोनी के लोगों, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अवसाद की ओर जाते रमेश के हाथ आखिर ऐसा क्या लग गया था कि वह जीवन में गर्त की ओर जाते जाते अचानक शिखर की ओर बढ़ निकला। रेल दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देने के बाद उसकी दुनिया मानो खत्म हो चुकी थी। माँ गृहिणी और पिता निजी कंपनी में दूसरे दर्जे पर नौकरी करते थे। यदि दुर्घटनावश ना चल बसे होते तो रमेश के लिए अच्छा खासा धन छोड़कर जाते। फिर भी पिछली 20 वर्षों की नौकरी में उसके पिता इतना छोड़कर गए थे कि रमेश को तत्काल अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं थी। दिसंबर का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। मार्च में फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे। रमेश जुलाई माह की यादों में खो गया। जब दुर्घटना के बाद रमेश को यकीन था कि वह फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं दे पाएगा। ऐसा भी संभव था कि शायद वह आगे पढ़ाई ही ना कर पाए। अक्सर रमेश को अगस्त महीने की 8 तारीख याद आ जाया करती थी, जब वह अपने कमरे में बैठा अलमारी के एक खंड की ओर लगातार टकटकी लगाए देख रहा था। टकटकी लगी आंखें आंसुओं से डबडबा चुकी थीं। अलमारी के उस खंड में एक और माता पिता की फोटो और उसी फोटो के बगल में कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली माँ की फोटो रखी हुई थी। अपने माता पिता की फोटो देखने के बाद रमेश पिछले 2 घंटे से केवल और केवल माँ काली की उस फोटो को देख रहा था, जिसे उसकी माँ अपने मायके जो कलकत्ता में था से लाई थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे अपने जीवन से हार चुका रमेश शिकायत भरी लेकिन दयनीय निगाहों से उस फोटो को देख रहा है। रात के यही कोई 8 बजे होंगे। बाहर तेज बारिश से सड़कें पानी से भर चुकी थीं, लेकिन अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश को ऐसे लगा जैसे कोई उसे कांच की बड़ी खिड़की से देख रहा है। उसने यूं ही अलमारी से नजर हटाकर कांच की खिड़की से बाहर की ओर देखा। आंखों में हुई इस हरकत से उसकी आंखें जो डबडबा चुकी थीं छलक पड़ी। उसने झट से अपने हाथ से गीले गालों को साफ कर दिया। खिड़की के बाहर पोर्च के नीचे एक औरत खड़ी थी। एक बार तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ही खड़ी हो। बादल की गड़गड़ाहट के बीच पोर्च पर लगी हल्की लाइट के साथ साथ बिजली की चमक से उसका चेहरा बीच बीच में चमक जाता था। रमेश उठा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने उसकी माँ की तरह कद-काठी की औरत उसे देख रही थी। रमेश, आप? महिला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? रमेश, नहीं, शायद मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। महिला, हाँ, पहचानोगे भी कैसे? जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम बहुत छोटे थे, शायद अपनी माँ की गोद में रहे होगे। मैं तुम्हारी माँ की दूर की बहन हूँ, तुम्हारी मासी। सीधे कलकत्ता से आ रही हूँ। तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ के कारण दोनों को तेज आवाज़ में बात करना पड़ रहा था। रमेश ने कुछ देर उन्हें आश्चर्य से देखा, फिर उनके पास जाकर उनके पैर छुए। महिला, खुश रहो बेटा। रमेश, आप इतनी रात को इस बारिश में, और आपका सामान कहाँ है? मासी, मैं स्टेशन से आ रही हूँ। तुम्हारी माँ के बारे में सुना तो जल्दबाजी में ऐसे ही आ गई। रमेश आश्चर्य से उन्हें देखता रहा। स्टेशन से आप यहाँ कैसे आई? क्या कोई छोड़ने आया था? रमेश ने आसपास नजर घुमाकर देखते हुए कहा। मासी, ऑटो से आई थी, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वो मुझे छोड़कर चला गया। रमेश, ओह हाँ, मैं शायद किन्हीं की यादों में खोया था। रमेश फिर से उस दुर्घटना के बारे में सोचने लगा। मासी ने रमेश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता ना करो, मैं आ गई हूं ना, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने मासी को अंदर आने के लिए कहा। वे दोनों अंदर उसी बड़े बैठक रूम में आ गए
जहाँ से रमेश ने मासी को बाहर खड़े हुए देखा था। बाहर बारिश ने और जोर पकड़ लिया। रमेश, मासी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मासी कुछ न बोली। रमेश रसोई में गया और ट्रे में पानी लाकर मासी के सामने टेबल पर रख दिया। मासी अलमारी में रखी रमेश के माता पिता की तस्वीर देख रही थी। रमेश भी उस तस्वीर को देखते हुए सोफे पर बैठ गया। उस रात लगभग 11 बजे तक उसने अपनी मासी से माँ के बारे में बातें की। इतने दिनों बाद रमेश ने अपने दिल का दर्द किसी के साथ बांटा था। रमेश अपनी माँ को कभी कभार प्यार से अम्मा कहता था। मासी से मिलकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी माँ मिल गई हो। इतना प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। रमेश उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मासी से माँ की बातें करते करते उसने उन्हें अम्मा कहने की अनुमति भी ले ली। रमेश ने मासी को, जिसे वह अम्मा कह रहा था, पूरा घर घुमाया। घर में जिस कमरे में मंदिर रखा था वह कमरा अम्मा को सबसे अधिक पसंद आया। उस कमरे में अक्सर रमेश की माँ बैठा करती थी और दोपहर को जब रमेश के पिता ऑफिस चले जाते और रमेश स्कूल चला जाता तो उस वहीं सामने रखे पलंग पर बैठकर मंदिर की ओर देखती रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मासी ने रमेश को आश्वस्त किया कि जब तक वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ जाता तब तक वह उसके साथ ही रहेगी। रमेश खुश था। रमेश ने अपनी माँ के कपड़े मंदिर वाले कमरे, जिसमें कि अब मासी रहने वाली थी, में रख दिए और अपने कमरे में सोने चला गया। इतने दिनों बाद उस 8 जुलाई की रात रमेश को अच्छी और गहरी नींद आई थी। जब वह सुबह उठा तो वह बहुत खुश था। उठकर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और 2 प्लेट लेकर मासी, जिसे वह अम्मा कह रहा था, कि कमरे में चला गया। अम्मा तैयार बैठी मंदिर की ओर देख रही थी। रमेश ने एक प्लेट अम्मा के सामने रख दी और दूसरी प्लेट से खुद नाश्ता खत्म किया। रमेश, अम्मा, इतने दिनों से मैं कॉलेज नहीं गया। मुझे लगता है अब मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सोच रहा हूँ कि आज से कॉलेज जाना शुरू कर दूँ। अम्मा ने सहमति में सिर हिला दिया। रमेश ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और रसोई की ओर बढ़ गया। 10 बजे तक रमेश ने खाना बनाया, खुद तैयार हुआ और जाते समय अम्मा के पैर छूते हुए निकल गया। रमेश ने निश्चय कर लिया था कि वह अम्मा से रसोई का कोई भी काम नहीं कराएगा। रमेश के लिए अम्मा का घर में होना ही सबसे महत्वपूर्ण था। उसे अब सिर्फ डर था तो केवल इतना कि कहीं अम्मा जाने के लिए न कहने लगे। अम्मा ने रमेश से कह रखा था कि उन्हें उस घर के अलावा अकेले बाहर कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। इसलिए जब भी रमेश बाहर जाए तो जाते समय घर के बाहर का दरवाजा लगाते हुए जाए। इतने समय में रमेश समझ चुका था कि अम्मा ने जो कह दिया वह उसमें कोई भी संशोधन नहीं चाहती थी। इसलिए इस बारे में उनसे कुछ ज़्यादा कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। उसने अच्छे बच्चे की तरह ही बात मानी और अब वह जब भी घर से बाहर जाता घर में बाहर से ताला लगा कर जाता था। समय बीतते बीतते दिसंबर का महीना आ गया। पोर्च के दोनों ओर गार्डन था। रमेश के घर के सामने लगभग 40 फीट की जगह थी, जिसके बीच में 12 बाई 15 फीट का पोर्च था। दोनों ओर के गार्डन और पोर्च के सामने की जगह को तारों की बाड़ से सुरक्षित किया गया था। कॉलोनी में लगभग इसी तरह के एक जैसे मकान बने थे। ज़्यादातर कॉलोनियों की तरह ही इस कॉलोनी में भी लोग आपस में ज़्यादा संबंध नहीं रखते थे। रविवार सुबह रमेश अम्मा के साथ पोर्च के बाईं ओर गार्डन में बैठा था। 2 फाइबर की कुर्सियों के बीच में फाइबर की ही टेबल रखी हुई थी, जिसमें सुबह का नाश्ता जो रमेश के द्वारा ही बनाया गया था रखा गया था। रमेश, अम्मा, तुम्हें पता है मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे तो लगा था कि अब मैं बच ही नहीं पाऊंगा। प्रत्येक दिन मैं यही राह देखता था कि कब मेरा अंतिम दिन होगा और मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। अम्मा ने अपने मुंह पर उंगली रखकर इशारा किया कि ऐसे नहीं बोलते। रमेश मुस्कुरा दिया। रमेश, अम्मा, वो सामने बगल वाले शर्मा जी है ना,
वो जो बाहर अपने बगीचे में पानी डाल रहे हैं, वे कहते थे कि इस तरह यदि तुम अकेले रहकर सिर्फ सोचते रहोगे तो अवसाद में चले जाओगे। इसलिए लोगों से मिला करो, बात किया करो और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। अम्मा बोली, वो सही तो कहते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वास्तव में ऐसी परिस्थितियों को लोग स्वीकार नहीं कर पाते और अपने जीवन के उद्देश्य को खो देते हैं। लेकिन जो लोग परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और उन परिस्थितियों के साथ जीना सीख लेते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। रमेश, मेरे जीवन में मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता यदि आप ना आती। आपके आने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी अम्मा लौट आई। अम्मा, मुझे भी तो तुम अम्मा ही कहते हो। रमेश, हाँ हाँ, तुम मेरी अम्मा ही तो हो। वैसे अम्मा, परीक्षा के 3 महीने बचे हैं। सुना है इस बार मार्च में परीक्षा होगी। अम्मा, तैयारी हो गई तुम्हारी? रमेश, नहीं अम्मा, अभी कहाँ, लेकिन हाँ, अब लगता है कि मार्च तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तभी शर्मा जी ने अपने बगीचे में सिंचाई करते हुए रमेश की ओर देखकर हाथ हिलाया। मकानों में पर्याप्त दूरियां थीं, इसलिए बिना तेज आवाज लगाए बातें नहीं की जा सकती थी। शर्मा जी जोर से चिल्लाते हुए बोले, रमेश, तुम ठीक तो हो ना? रमेश, हाँ अंकल, अब बिल्कुल ठीक हूं। रमेश, अम्मा, यही शर्मा जी हैं। ये अक्सर ऐसे ही कभी कभी बात कर लिया करते हैं, अच्छे आदमी हैं। अम्मा ने शर्मा जी की ओर देखा। शर्मा जी जोर से चिल्लाते हुए बोले, रमेश, कॉलेज जाने लगे हो क्या? रमेश जोर से बोला, हाँ अंकल, अब जाने लगा हूं। रमेश ने पुनः अम्मा की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। शर्मा जी कुछ देर देखते रहे, फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वे अंदर चले गए। रमेश, अम्मा, तुम्हारी खाने की खुराक बहुत कम है, पता ही नहीं चलता कि तुमने खाया भी है या नहीं। रमेश की बात पर अम्मा मुस्कुरा दी। रमेश ने नाश्ते की प्लेट उठाई और रखने के लिए अंदर चला गया। समय बीतता गया। मार्च में परीक्षा हुई और मई में रिजल्ट आ गया। रमेश ने रिजल्ट देखा और लौटते समय मिठाई का डिब्बा लेते हुए घर आ गया। रमेश ने घर का ताला खोला और खुशी से चिल्लाता हुआ घर में घुसा। अम्मा, अम्मा देखो, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ हूँ। रमेश ने सारा घर देखा और आखिरी में मंदिर वाले कमरे में गया, जहां अम्मा मंदिर की ओर मुंह करके बैठी मुस्कुरा रही थी। रमेश, अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो? देखो अम्मा, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया हूँ। रमेश ने अम्मा के पैर छुए और उनके बगल में पलंग पर बैठ गया। अम्मा ने रमेश के सिर पर हाथ रख दिया और कहा, सदा ऐसे ही खुश रहो बेटा। रमेश, अम्मा, जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक मैं ऐसे ही खुश रहूंगा। कहते हुए रमेश ने अम्मा को गले से लगा लिया। अम्मा ने ममता भरे स्वर में कहा, मेरा बेटा। रमेश इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। समय बीतते देर न लगी। फर्स्ट ईयर की तरह ही बाकी के दोनों वर्षों में भी रमेश ने फर्स्ट क्लास में परीक्षाएं पास की। रमेश की दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह सुबह अम्मा के साथ नाश्ता करना, दोपहर और रात्रि का भोजन करना और दिन भर में उसके साथ होने वाली प्रत्येक घटना को अम्मा के साथ सोने से पहले साझा करना। और हाँ, रविवार की सुबह का नाश्ता अम्मा के साथ गार्डन में बैठकर करना। रमेश अम्मा के साथ जीवन जीने में इतना मशगूल हो गया था कि पहले जिस तरह वह कभी कभार पड़ोसियों से बात कर लिया करता था, अब वह भी बंद हो गई थी और कब बंद हो गई उसे पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, कॉलेज और बाहरी दुनिया में अब उसके पहले से अधिक दोस्त थे, लेकिन वे भी केवल घर के बाहर तक ही सीमित। ग्रेजुएट हुए रमेश को 6 माह बीत चुके थे। चूंकि अब रमेश को नौकरी करने की इच्छा थी, इसलिए वह पोस्ट ग्रेजुएट प्राइवेट में ही करना चाहता था। पिछले 6 माह से रमेश समाचार पत्रों में विज्ञापित होने वाली नौकरियों को देख रहा था।
जिसके बारे में उसने अम्मा से अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। एक दिन रमेश कमरे में अकेला बैठा बंद टीवी की ओर देख रहा था। नौकरी पाने के लिए उत्सुक रमेश आज निराश बैठा था। पिछले 6 माह में वह 7 इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। कमरे में बैठे बैठे ही शाम हो गई। रात के लिए खाना बनाने के बाद वह अम्मा को बुलाने के लिए मंदिर वाले कमरे में गया। अम्मा उसे देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन रमेश ने आज उसकी मुस्कुराहट का जवाब हमेशा की तरह मुस्कुरा कर नहीं दिया। वह अम्मा को बुलाकर खाने की टेबल पर आ गया था। रमेश के खाना खाने के बाद अम्मा ने कहा, क्या बात है बेटा, आज तुम उदास दिख रहे हो? रमेश, कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही। अम्मा ने कुछ नहीं कहा। शायद वह रमेश के पुनः बोलने का इंतजार कर रही थी और रमेश के चेहरे को बहुत देर तक देखती रही। कुछ देर बाद रमेश ने लंबी सांस ली और फिर बोला, अम्मा, मैं पिछले 6 माह से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ना जाने क्या हो जाता है कि इंटरव्यू अच्छा देने के बाद भी मैं नौकरी पाने में असफल हो जाता हूँ। अब माँ मुस्कुरा कर बोली, 6 माह से तुम प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुमने अपनी चिंता के बारे में तो मुझे कभी नहीं बताया। रमेश, मैंने सोचा कि जब नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हें खुशखबरी दूंगा, बस इसलिए, और कुछ नहीं। अम्मा, कोई बात नहीं। अभी कहीं इंटरव्यू दिया है क्या? रमेश, हाँ अम्मा, कल एक जगह इंटरव्यू देकर आया हूँ, लेकिन जैसा इंटरव्यू गया है और जिस तरह वहाँ इंटरव्यू देने वाले लोगों की भीड़ थी, लगता नहीं है कि वहाँ से कोई फ़ोन आएगा। पहले कई कंपनियों में मेरे इससे अच्छे इंटरव्यू जा चुके हैं। अम्मा, वैसे कब तक फ़ोन आना था? रमेश, वैसे यदि हुआ होता तो आज फ़ोन आ गया होता। अब तो रात भी हो गई, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब माँ मुस्कुराते हुए टेबल से उठी और अपने कमरे में चली गई। ऐसे समय पर अम्मा का मुस्कुराना रमेश को ठीक नहीं लगा। वह उठा और खाने की थालियां लेकर रसोई की ओर चला गया। देर रात तक रमेश अगले इंटरव्यू के बारे में सोचता रहा और ना जाने उसकी कब नींद लग गई। देर रात तक रमेश अपने इंटरव्यू के बारे में सोचता रहा और ना जाने उसकी कब नींद लग गई। श्रेयस, तुमने क्या डिसाइड किया है? श्रेयस की माँ ने श्रेयस से कहा। श्रेयस, किस बारे में माँ? श्रेयस की माँ, 2 दिन पहले जिन 2 कंपनियों में तुम इंटरव्यू देकर आए थे उसके बारे में। श्रेयस, दोनों कंपनियों से कॉल आया था माँ, और दोनों ही कंपनियां बुला रही हैं। श्रेयस की माँ, वो तो होना ही था। तुम्हें जो 3 साल का अनुभव है उसका फायदा तो तुम्हें मिलना ही था। श्रेयस मुस्कुराकर बोला, हमारे घर के पास जो कंपनी है उसमें 2000 रुपये कम का ऑफर है, जबकि जो कंपनी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है उसमें ज़्यादा। लेकिन अभी तक तो मैंने वही दूर वाली कंपनी में जाने का ही इरादा किया है, क्योंकि वह कंपनी बड़ी है। श्रेयस की माँ, अब जब इतनी दूर कंपनी है तो 2000 रुपये के लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? और रही बात कंपनी के बड़े होने की, तो तुझे हमेशा के लिए तो वहाँ पर नौकरी करना नहीं है। वैसे भी हम अगले 2 सालों में अमेरिका शिफ्ट होना है। श्रेयस, तो तुम क्या कहती हो माँ? श्रेयस की माँ, यही पास वाली कंपनी ज्वाइन कर ले। श्रेयस, लेकिन मैं दूसरी कंपनी में हाँ बोल चुका हूँ माँ। श्रेयस की माँ, पहली कंपनी में ना भी बोल चुका है क्या? श्रेयस, नहीं, वहाँ अभी कुछ नहीं कहा। श्रेयस की माँ, हाँ, तो पहली कंपनी में हाँ कर दे और दूसरी में ना। श्रेयस कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तुम? माँ? अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो अम्मा? श्रेयस चीखा और रमेश उठकर बैठ गया। रमेश ने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज चुके थे। रमेश के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। रमेश पसीना पोंछते हुए बोला, कैसा अजीब सपना था।
पंखा चलने के बाद भी मैं पसीने से भीग गया हूँ। दिन भर नौकरी के बारे में सोचता रहा, शायद इसलिए नौकरी का है सपना दिखा। लेकिन ये श्रेयस कौन है और उसकी माँ या अम्मा? रमेश ने सिर झटक दिया। रमेश ने फिर से सोने की कोशिश की और वह इसमें कामयाब भी हो गया। रमेश ने सुबह अम्मा के साथ नाश्ता किया और समाचार पत्र में नौकरी का विज्ञापन देखने लगा। अम्मा अभी भी खाने की टेबल पर बैठी रमेश को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। रमेश की नज़र अम्मा पर पड़ी तो वह बोला, अरे अम्मा, तुम्हें पता है मुझे कल रात अजीब सा सपना दिखा। अम्मा, क्या अजीब देखा? रमेश, अम्मा, सपना भी नौकरी वाला ही था। कहते हुए रमेश ने सिर हिलाया और हंस दिया। अम्मा, तू लगातार नौकरी के बारे में सोचता रहता है ना, इसलिए दिख गया होगा। चल अब तैयार हो जा। ये समाचार पत्र देखने के चक्कर में नहाने में रोज देर कर लेता है। रमेश, नहा लूंगा अम्मा, वैसे कौन सा कहीं जाना है? अम्मा, नहीं भी जाना हो तब भी समय से नहा लिया कर। रमेश ने समाचार पत्र एक ओर रख दिया और नहाने चला गया। दोपहर के 2 बज चुके थे। रमेश ने 2 थालियां लगाई और एक थाली अम्मा के सामने डाइनिंग टेबल पर रखी और दूसरी अपने सामने रखकर बैठ गया। रमेश, अम्मा, जीवन इतना सरल नहीं है जितना पिछले कुछ समय से मैं सोचने लगा था। अम्मा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? रमेश, कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन आज पता नहीं ऐसे ही लग रहा है। अम्मा, कुछ नहीं तो नौकरी ना मिलने के कारण उदास है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तू चिंता ना कर, अपना खाना खत्म कर। रमेश, मेरी नौकरी के लिए मैं नहीं चिंता करूंगा तो कौन करेगा अम्मा? कहते हुए रमेश ने धीरे से फिर अपना सिर हिला दिया। अम्मा, सभी काम तू ही कर लेगा बेटा, तो ईश्वर क्या करेगा? अम्मा मुस्कुरा कर बोली। अम्मा की बात पर रमेश भी मुस्कुरा दिया। अम्मा, जल्दी खाना खत्म करो रमेश। रमेश, खा तो रहा हूँ अम्मा। कहते हुए रमेश, जो अभी तक सोचते हुए धीरे धीरे खाना खा रहा था, तेजी से खाने लगा। रमेश के मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं अम्मा किसी बात पर रूठकर यहाँ से चली ना जाए, इसलिए हमेशा अम्मा की बात को पत्थर की लकीर मानकर मान लिया करता था। रमेश ने खाना खत्म किया ही था कि फोन की घंटी बजी। रमेश ने उठकर लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठा लिया। रमेश, हेलो, कौन? फोन पर, मैं मिस्टर रमेश से बात कर सकती हूँ क्या? रमेश, हाँ, मैं ही रमेश बोल रहा हूँ। फोन पर, मिस्टर रमेश, मैं उसी कंपनी से बोल रही हूँ जहाँ आपने इंटरव्यू दिया था। रमेश की आंखों में कुछ चमक सी आ गई। जी बोलिए मैडम। वैसे इंटरव्यू का रिजल्ट तो सोमवार को आना था, आज तो वैसे मंगलवार है। फोन पर, हाँ, रिजल्ट सोमवार को ही आ गया था, लेकिन जिन्हें सिलेक्ट किया गया था उन्होंने कल हाँ कहने के बाद आज मना कर दिया। आपका नाम दूसरे नंबर पर वेटिंग में था, इसलिए कंपनी ने आपको कॉल किया है। रमेश ने खुशी से अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी भींच ली और अम्मा की ओर देखा। अम्मा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फोन पर, यदि आपको कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुरंत ही आप आ जाइए, अन्यथा हमें अगले वेटिंग को फ़ोन करना होगा। रमेश, नहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, आपको किसी और को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फोन पर, तो ठीक है, आप कंपनी में आकर HR डिपार्टमेंट की मिस सविता से मिल लें। कहते हुए कंपनी की ओर से फ़ोन रख दिया गया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने फ़ोन रखा और दौड़कर अम्मा को गले से लगा लिया। रमेश, अम्मा, तू सच कहती थी कि सारी चिंता मैं ही करूँगा तो ईश्वर क्या करेगा? कहते हुए रमेश ने अम्मा के पैर छू लिए। रमेश तैयार होने लगा। अम्मा, अच्छा रहा कि तुमने आज जल्दी जल्दी करके तैयार होने और खाना खाने के लिए कह दिया, नहीं तो ना जाने आज क्या हो जाता यदि मैं समय पर तैयार नहीं होता तो। अम्मा अभी भी रमेश की खुशी को देखकर मुस्कुरा रही थी। रमेश तैयार हुआ और कंपनी की ओर निकल गया। कंपनी में पहुंचकर रमेश HR डिपार्टमेंट की मैनेजर मिस सविता से मिला और ज्वाइनिंग के सारे पेपर साइन किए।
रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि कंपनी सैलरी के अलावा अच्छा खासा इंसेंटिव और कन्वेंस भी प्रतिमाह देने वाली है। रमेश को मिस सविता ने ज्वाइनिंग लेटर दिया और अगले दिन सुबह 10:30 बजे से ऑफिस ज्वाइन करने के निर्देश दिए। रमेश ने मिस सविता, जो उसे प्रथम दृष्टा ही आकर्षक लगी थी, को मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वह पुनः मिस सविता की ओर मुड़ गया। रमेश, मिस सविता, क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मिस सविता, हाँ पूछिए। रमेश, कंपनी से मुझे जिनका फ़ोन आया था वे बता रही थी कि मेरा नाम वेटिंग में था। वास्तव में इस पोस्ट के लिए किसी और का सिलेक्शन हुआ था, जिसने स्वीकृति देने के बाद कल पुनः ज्वाइन करने से मना कर दिया था। मिस सविता मुस्कुराकर बोली, वैसे तो इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आपको उसका नाम बताने में मुझे कुछ आपत्ति नहीं लग रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप कंपनी में आगे किसी को भी ये बात साझा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी इस कंपनी में नई ही हूँ। ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में मेरी नौकरी पर दिक्कत आ जाए। रमेश, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं मिस सविता। मिस सविता ने मुस्कुराते हुए फाइल निकाली और उसमें से इंटरव्यू की रिजल्ट शीट से नाम पढ़ा, श्रेयस। श्रेयस का नाम सुनते ही रमेश के मुंह से अचानक निकल गया, क्या सच? मिस सविता आश्चर्य से, आप उन्हें जानते हैं? रमेश ने खुद के भावों को नियंत्रित करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। हाँ, इंटरव्यू के दिन शायद उनसे मिला था। रमेश ने बात घुमाते हुए झूठ बोलना ही उचित समझा। मिस सविता, अच्छा खासा 3 साल का अनुभवी बंदा था, ना जाने क्यों मना कर दिया। रमेश अब की बार पुनः आश्चर्य से मिस सविता को देखता रह गया। 3 साल का अनुभवी? मिस सविता, क्यों, क्या हुआ? रमेश, नहीं कुछ नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जानकारी देने के लिए। रमेश के द्वारा अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देना मिस सविता के दिल पर छाप छोड़ गया। वह मुस्कुरा दी। रास्ते से रमेश ने मिठाई खरीदी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर हमेशा की तरह रमेश पूरे घर में अम्मा अम्मा की आवाज़ लगाते हुए मंदिर वाले कमरे में पहुंच गया। अम्मा मंदिर की ओर मुंह करके पलंग पर बैठी थीं। रमेश को देखकर अम्मा मुस्कुरा दी। रमेश, अम्मा आप हमेशा यहीं मिलती हो, कभी घर में भी घूम लिया करो, कुछ नहीं तो टीवी ही देख लिया करो, यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती हो क्या? अम्मा, पहले ये बता कि ऑफिस में हुआ क्या? रमेश ने मिठाई का डिब्बा अम्मा की ओर कर दिया। रमेश, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है और कल से ज्वाइनिंग भी करनी है। आपको पता है अम्मा, मुझे जो सैलरी पता थी, कंपनी वाले उस सैलरी के अलावा इंसेंटिव और कन्वेंस भी देने वाले हैं। इस तरह कुल अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। अम्मा, ये तो तेरी मेहनत का फल है बेटा। रमेश, नहीं माँ, मुझे तो अब लगने लगा है कि ये तू जो दिन भर मंदिर की ओर देखती रहती है ना, ये उसका फल है। हाँ, ये जरूर तेरे आशीर्वाद का फल है। तभी तो जब मैंने तुझे नौकरी की चिंता के बारे में बताया, तभी मुझे नौकरी मिली। अब माँ मुस्कुराकर रमेश की ओर देखती रही। रमेश, अम्मा तुम्हें पता है, मैंने जो स्वप्न रात में देखा था वह सच निकला। अम्मा, ये कैसे संभव है कि जो मुझे रात को स्वप्न में दिखा कि कोई श्रेयस उस नौकरी को छोड़ रहा है और दूसरे दिन उसी के कारण वह नौकरी मुझे मिल जाती है। मैंने उसका नाम मिस सविता से कंफर्म भी कर लिया है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, वो सब छोड़, पहले तो ये बता कि मिस सविता कौन है। रमेश ने जैसे ही मिस सविता का नाम सुना, वह अपना पहला प्रश्न भूल गया। रमेश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा कंपनी के HR डिपार्टमेंट की मैनेजर है, बड़ी अच्छी लड़की है, और कोई होता तो शायद ये सब मुझे ना बताता। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी जल्दी समझ गया बेटा कि वो बड़ी अच्छी लड़की है। अम्मा ने रमेश से मजाक के लहजे में कहा। रमेश उठा और रसोई की ओर जाने लगा। रमेश, अम्मा आप भी ना कुछ भी बोल देती हो,
मैं खाना बनाने रसोई में जा रहा हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? वैसे भी 7 बज गया है। रात का खाना खाकर रमेश देर रात तक ऑफिस के बारे में और पिछली रात के सपने के बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर अम्मा के साथ नाश्ता किया, टिफिन लगाया और अम्मा के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस के कामों में रमेश का मन लग चुका था। समय बीतता गया। बीच बीच में अपनी सैलरी, पीएफ और इंसेंटिव से संबंधित कामों के लिए एचआर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, जहां मिस सविता से मिलकर वह ना जाने क्यों प्रसन्न हो जाता था। इस फीलिंग को वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जितना आकर्षण रमेश को था, शायद उससे कहीं अधिक मिस सविता को। एक दिन जब रमेश अपनी सैलरी स्लिप लेने के लिए एचआर डिपार्टमेंट में पहुंचा तो सविता को चिंतित देखकर रमेश ने कहा, क्या हुआ मिस सविता, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं? मिस सविता पिछले 2 सालों में रमेश से 20 से 25 बार ही मिली होंगी, लेकिन उसे रमेश से किसी अपने की तरह बात करने में संकोच नहीं होता था। वह बोली, रमेश, ना जाने क्यों पहले दिन से ही मुझे तुमसे कोई भी बात बताने में संकोच नहीं होता है। रमेश से इस तरह मिस सविता ने पहली बार बात की थी। रमेश के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं, जिसे वह चाहते हुए भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मिस सविता, जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ चल बसी। कॉलेज में फाइनल ईयर में थी तब पिताजी भी लंबी बीमारी के बाद चल बसे। अब मैं ताई जी के पास रहती हूँ। बोलते बोलते सविता की आंखें नम हो गईं। रमेश, ओह सॉरी। मिस सविता, अब ताई जी मेरी शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं, लेकिन उन्होंने जिस लड़के को देखा है वो आंध्र प्रदेश में रहता है। यदि ताई जी ने मेरी शादी वहाँ कर दी तो मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। रमेश का चेहरा मिस सविता की शादी की बात सुनकर फीका पड़ गया। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मिस सविता कुछ देर रमेश को देखती रही, फिर धीरे से बोली, आपको क्या हुआ? रमेश कुछ देर सविता को देखता रहा, फिर बोला, मिस सविता, क्या आप उस लड़के से मिली हैं? सविता झुंझलाकर, पहले तो आप मुझे मिस बोलना बंद करें। इतना समय हो गया मिलते हुए, तब भी तुम। सविता बोलते बोलते रुक गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, मेरा मतलब है आप मुझे सिर्फ सविता बोलें। रमेश, ठीक है बाबा, अब नहीं बोलूँगा। सविता, पहले ये बताओ कि क्या तुम उस लड़के से मिली हो? सविता ने मिस कहने से मना किया था, लेकिन रमेश ने पहली बार आपकी जगह तुम कहकर भी संबोधित किया। वह खुश थी। सविता, नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिली, और हाँ, अब मिलना भी नहीं चाहती। रमेश मुस्कुरा दिया। जवाब में सविता भी मुस्कुरा दी। रमेश, मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? सविता, तुम कहते हो तो ठीक है, ऑफिस के बाद चलते हैं। और सविता ने भी आप संबोधन की दीवार को गिरा दिया और सीधे तुम संबोधन पर आ गई। अब रमेश भी खुश था। शाम को सविता के साथ कॉफ़ी पीने के बाद रमेश जब घर लौटा तो आज पहली बार देर हो चुकी थी। रात के 9 बज गए थे। रमेश ने दरवाज़ा खोला। उसे आज लग रहा था कि अम्मा के खाने का समय हो चुका था, इसलिए हो न हो आज बेचारी अम्मा को रसोई में जाना पड़ा होगा। यही सोचकर वह बैठक रूम से सीधे रसोई की ओर गया, लेकिन रसोई में अम्मा नहीं थी और रसोई को देखकर लग भी नहीं रहा था कि कोई वहाँ आया होगा। वह रसोई से लगभग दौड़ते हुए अम्मा अम्मा पुकारता हुआ मंदिर वाले कमरे में पहुँचा। अम्मा हमेशा की तरह मंदिर वाले कमरे में पलंग पर बैठकर मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर देख रही थी। रमेश को देखकर मुस्कुराते हुए अम्मा बोली, आ गए बेटा। रमेश की आंखें नम हो गईं। वह बोला, अम्मा, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। बोलते हुए रमेश आकर अम्मा के पैरों के पास बैठ गया। अम्मा ने रमेश को अपने हाथों का सहारा देकर उठाया और अपने बगल में बिठा लिया। तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अभी कोई ज्यादा समय तो हुआ भी नहीं है। अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ साथ खाना खा लूंगी। रमेश, लेकिन अम्मा, रोज तो हम लोग इतने बजे तक खाना खा लेते हैं, इसलिए तुम्हें तो भूख लगाई होगी ना। रमेश अपने को दोषी मान चुका था।
बेटा, मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रमेश, लेकिन माँ, मैं तो सविता के साथ कॉफ़ी हाउस से नाश्ता कराया हूँ, तुम्हें ही खाली पेट बैठना पड़ा। अम्मा, अच्छा, तो तुम सविता के साथ गए थे, वही जो बड़ी अच्छी लड़की है? रमेश के चेहरे पर से उदासी गायब हो गई और उसकी जगह हल्की सी शर्म ने ले ली। रमेश बोला, अम्मा, तुम्हें पता है कि बात को कैसे घुमाकर मेरे चेहरे पर मुस्कान लानी है। अम्मा, मैं बात को घुमा नहीं रही हूँ बेटा। अच्छा बता तो सविता के बारे में कुछ। रमेश ने सविता के बारे में सारी बातें अम्मा को बता दी। अम्मा, बेटा, तुम सविता से विवाह करना चाहोगे? रमेश अचानक इस सवाल को सामने से सुनकर कुछ समय के लिए निशब्द हो गया। फिर बोला, अम्मा, तुम कितनी आसानी से सीधी बात पर आ जाती हो। अम्मा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो रमेश, क्या तुम सविता से विवाह करना चाहते हो? रमेश ने शर्माते हुए कहा, लेकिन अम्मा, अभी तक मैंने सविता से इस बारे में बात नहीं की। अम्मा, लेकिन आज जो भी बात हुई उसकी दिशा तो वही थी। रमेश आश्चर्य से बोला, अम्मा, तुमको कैसे पता कि आज क्या बात हुई? अम्मा, अरे अभी तुमने बताया ना कि तुम लोग घूमने गए थे, मेरा मतलब वही था। रमेश को ना जाने क्यों ऐसे लगा जैसे वास्तव में अम्मा अब बात को घुमाने का प्रयास कर रही है। फिर भी वह सहजता से बोला, ओह हाँ, लेकिन सीधे विवाह की बात नहीं हुई। अम्मा, सविता की ताई जी ने लड़का देख रखा है और सविता बता रही थी कि शायद उन्होंने उससे सविता का विवाह करने का मन भी बना लिया है। अम्मा रमेश की आंखों में कुछ इस तरह से देख रही थी जैसे वह उन आंखों से कुछ पढ़ने का प्रयास कर रही हो। रमेश ने कुछ सोचा, फिर बोला, अम्मा, क्या तुम सविता की ताई जी से बात करोगी? अम्मा, किस बारे में? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या अम्मा, विवाह के बारे में, और क्या? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं। रमेश को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्यों? रमेश का चेहरा उतर चुका था। अम्मा, जरूरत नहीं पड़ेगी। रमेश आश्चर्य से बोला, मतलब? अम्मा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, दिन भर में थक गए होगे, जाओ कपड़े बदल लो। रमेश को पुनः अम्मा के खाने के बारे में याद आया। अम्मा माफ करना, मैं फिर से तुम्हारे खाने के बारे में भूल गया, मैं जल्दी से खाना बना कर लाता हूँ। रमेश उठा और कपड़े बदलकर रसोई की ओर चला गया। उसके दिमाग में अम्मा के द्वारा बात करने से मना करने का विचार लगातार चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अम्मा कहना क्या चाहती थी। खाने के बाद रमेश ने अम्मा से सविता के बारे में पुनः बात प्रारंभ की। अम्मा, तुम क्यों बोल रही थी कि सविता की ताई जी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अम्मा, रमेश, मैं यदि तुझसे कुछ कहूंगी तो तू मना तो नहीं कर देगा ना? रमेश, अम्मा, तुम्हारी कोई भी बात मैंने कभी मना की है? ऐसा कभी हुआ है क्या? अम्मा, नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन क्या ये बात भी मानेगा? रमेश, हाँ अम्मा, तुम बोलकर तो देखो। अम्मा, सविता से तू अभी और शादी के बाद भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगा। रमेश को समझ में नहीं आया कि आखिर अम्मा कहना क्या चाहती है। रमेश, अम्मा, मैं समझा नहीं। पहली बात तो ये है कि अभी तक सविता से विवाह की चर्चा तक नहीं हुई है, और दूसरी बात कि तुम्हारी कौन सी बात सविता को नहीं बताना है। अम्मा, उससे विवाह की चिंता तो छोड़ दे, और दूसरी बात कि तू सविता से ये नहीं बताएगा कि मैं भी कोई हूं। रमेश, अम्मा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अम्मा, तुमने कहा था ना कि मैं जो कहूंगी तुम मानोगे। रमेश, लेकिन ये कैसी बात है? अम्मा, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? रमेश शांत हो गया। उसे यह डर था
कि कहीं अम्मा की बात न मानने पर वह नाराज होकर वापस न चली जाए। फिर उसने सोचा कि अभी तो सविता से विवाह के बारे में बात भी नहीं हुई है, क्या पता उसने इस बारे में सोचा भी है या नहीं, और यदि वह मान भी गई तो उसकी ताई जी तो मानने से रही। यह सब सोचकर रमेश ने कहा, ठीक है अम्मा, जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। अम्मा मुस्कुरा दी। रमेश अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने गुड नाइट बोलने के लिए पीछे सिर घुमाया ही था तो अम्मा वहां नहीं थी। रमेश, ओह मैंने देर कर दी। अम्मा सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। रमेश अपने कमरे की ओर सोने चला गया। दूसरे दिन रमेश अपनी दिनचर्या के अनुसार ही अम्मा के साथ नाश्ता करके और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। आज ना ही रमेश ने और ना ही अम्मा ने सविता के बारे में बात की। दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। लंच समय में रमेश के फोन की घंटी बजती है। रमेश, तुम कुछ देर के लिए एचआर डिपार्टमेंट में आ सकते हो क्या? सविता ने फोन पर दूसरी ओर से कहा। रमेश कुछ समझ नहीं पाया, फिर बोला, नौकरी के बारे में कुछ है क्या? सविता, पहले तुम यहाँ जल्दी आओ, फिर बताती हूँ। सविता ने फोन रख दिया। रमेश चिंता में डूब गया। क्या मेरी नौकरी में कोई? नहीं, यहाँ तो सब कुछ सामान्य चल रहा है। फिर अचानक सविता ने अपने डिपार्टमेंट में क्यों बुलाया, वो भी तुरंत? रमेश ने जल्दी से अपना टिफिन खत्म किया। लंच टाइम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, उसमें आधा घंटा शेष था। एचआर डिपार्टमेंट जो कि पास की बिल्डिंग के तीसरे माले में ही था, अतः कुछ ही देर में सविता के सामने था। रमेश घबराते हुए बोला, क्या हुआ सविता? सविता, पहले बैठो तो सही। सविता ने गंभीरतापूर्ण तरीके से कहा। रमेश सविता की टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। रमेश, अब बताओ। सविता, अब ऐसा काम करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। रमेश की धड़कन तेज हो चली थी। लेकिन तुम किस बारे में बात कर रही हो? सविता, मेरे और तुम्हारे बारे में। रमेश, लेकिन मैंने क्या किया? सविता, क्यों? कल कॉफी हाउस नहीं ले गए थे क्या? रमेश, तो क्या किसी ने देख लिया? ओह, किसी ने यहाँ शिकायत कर दी क्या? एसी में बैठे रमेश के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। सविता कुछ देर रमेश के चेहरे को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। रमेश की जान में जान आई। उसने पसीना पोंछा और लंबी सांस लेकर कुर्सी के पीछे की ओर आराम से बैठ गया। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सविता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बात नहीं हुई। रमेश फिर से कुर्सी में आगे की ओर आ गया और बोला, फिर क्या हुआ? सविता अब गंभीर स्वर में बोली, रमेश, आज अचानक ना जाने ताई जी को क्या हुआ। कह रही थी कि वह आंध्र प्रदेश वाला लड़का ठीक नहीं लगता। वो चाहती हैं कि अब किसी लोकल लड़के से ही मेरी शादी कर दें। रमेश का चेहरा खिल उठा। मतलब हमारी आधी परेशानी खत्म? सविता, हमारी मतलब? रमेश ने स्वयं को संभाला। मेरा मतलब है कि तुम्हारी आधी परेशानी खत्म। सविता रमेश के भावों को समझ रही थी, लेकिन शायद अभी स्पष्ट नहीं करना चाहती थी। सविता, हाँ रमेश, अब मुझे ये नौकरी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। रमेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सविता। सविता मुस्कुरा दी। रमेश, तो तुमने इसी के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? सविता, हाँ। रमेश, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, लंच टाइम भी खत्म होने वाला है। रमेश उठा और जाने लगा। तभी सविता बोली, रमेश जरा सुनो। रमेश जैसे चाहता ही था कि सविता उसे कुछ देर और रोक ले, वह झट से कुर्सी पर बैठ गया। सविता, एक और आश्चर्यपूर्ण बात हुई। रमेश, क्या? सविता, ताई जी जो कल तक मेरी शादी सिर्फ अपने पसंद के लड़के से करना चाहती थी, आज उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कोई लड़का है जो तुझे पसंद है।
रमेश आश्चर्य से मानो चीख पड़ा, क्या सच? सविता का चेहरा रमेश की उत्सुकता से खिल उठा। हाँ रमेश, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। रमेश को तुरंत अम्मा की बात याद आई, जब कल रात उन्होंने कहा था कि तुम सविता से विवाह करोगे। जब रमेश के मन में यह विचार चल रहा था, तभी सविता ने धीरे से पूछा, रमेश, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? रमेश कुछ क्षणों के लिए जड़ हो गया। उसे अपने सुने पर विश्वास नहीं आ रहा था। वह तुरंत बोला, क्या? सविता ने अनचाहे मना करने के डर के कारण अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी धड़कनें लाख प्रयत्न करने के बाद भी बढ़ती ही चली जा रही थीं। उसने रमेश से बिना नजरें मिलाए ही पुनः कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे रमेश? रमेश लगातार सविता को आश्चर्य से देख रहा था और सविता रमेश की नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रही थी। रमेश के जीवन के घटित होने वाले आश्चर्यों में से ये भी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। उसके दिमाग में पुनः कल रात की अम्मा की बात घूम गई। तुम मुझसे विवाह की चिंता छोड़ दो। सविता, क्या हुआ रमेश? वैसे कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की। बोलते हुए सविता का चेहरा फीका सा पड़ गया। रमेश, नहीं नहीं। सविता, ओह कोई बात नहीं, ये तो मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बताई। रमेश, नहीं सविता, ऐसी बात नहीं है। सविता ने आखिरकार रमेश की आंखों में देखकर कहा, मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रमेश, मेरा मतलब है हाँ बिल्कुल। सविता के चेहरे पर पुनः लालिमा लिए हुए रौनक लौट आई। सविता, सच? रमेश, हाँ सविता, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैं भी तो कहीं यही चाहता था। रमेश ने सविता के हाथ जो सामने टेबल पर रखे हुए थे उन पर धीरे से अपने हाथों को रख दिया। रमेश, लेकिन ताई जी का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सविता मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया रमेश। अचानक कंपनी का लंच खत्म होने का सायरन बजा। रमेश ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। रमेश, अब मैं चलता हूँ। सविता, फिर मैं ताई जी से तुम्हारे बारे में बोल दूँ? रमेश, हाँ हाँ बिल्कुल बोल दो। सविता ने रमेश की ओर कुछ क्षण देखा और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। ऑफिस के बाद रमेश घर की ओर लौट रहा था। उसके दिमाग में न जाने कितने सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खुशी की घड़ी में खुश हो या जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है उससे अचंभित हो, या जो शर्त अम्मा ने रखी है उस पर अमल करके दुखी हो। इस आपाधापी में रमेश कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वह घर के दरवाजे पर पिछले 10 मिनट से चाबी लिए खड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ताला खोलकर अम्मा का सामना कर सके। एक ओर उसे अम्मा को खुशखबरी देने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर अम्मा द्वारा रखी गई शर्त उसे बार बार विचलित कर रही थी। आखिरकार उसने 11वें मिनट में ताला खोल दिया और सीधे अम्मा के कमरे में जा पहुंचा। अम्मा के चेहरे पर रमेश को देखकर मुस्कुराहट आ गई। रमेश अम्मा की ओर लगातार देख रहा था। उसे ना जाने क्यों लगने लगा था कि अम्मा साधारण दिखने वाली अम्मा नहीं है, उसमें कोई असाधारण बात जरूर है। क्योंकि यदि पिछले अनुभव को देखा जाए तो जब भी उसने अम्मा के सामने कोई परेशानी रखी है तो अम्मा से उस परेशानी को बताते ही परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत वह परेशानी असाधारण ढंग से समाप्त हो गई थी। अम्मा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहा है? रमेश, अम्मा, जैसे आपने कहा था वैसा ही हुआ। अम्मा, तो क्या सविता ने हाँ कह दिया? रमेश आकर अम्मा के बगल में बैठ गया। हाँ अम्मा, सविता ने भी और उसकी ताई जी ने भी। अम्मा, अच्छा, सविता ने अपनी ताई जी से भी तुम्हारे लिए बात कर ली क्या? रमेश, नहीं अम्मा, उसने मेरे लिए बात नहीं की, लेकिन ताई जी ने उससे पूछा है कि कोई लड़का यदि उसे पसंद हो तो वह तैयार है। वैसे भी जब तुमने बोल ही दिया है कि सविता से शादी के बारे में चिंता मत करो, फिर तो वह होनी ही थी। रमेश ने अम्मा की ओर आश्चर्य से देखकर कहा, तो क्या रमेश तू खुश नहीं है?
रमेश ने अपने चेहरे के विस्मयकारी भावों को तुरंत बदल दिया। नहीं अम्मा, मैं खुश हूँ। अम्मा, तो फिर इस तरह क्या सोच रहा है? रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। अम्मा ने पुनः कहा, क्या हुआ रमेश, आखिर बात क्या है? रमेश, अम्मा, जो तुमने शर्त रखी थी वह मुझे अच्छी नहीं लगी। अम्मा, लेकिन बेटा कल तो तुम मान गए थे। रमेश, हाँ वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि सविता शादी के लिए मानेगी, और ताई जी तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मा, लेकिन अब तो तुम मुझसे वादा कर चुके हो। रमेश, वही तो अम्मा, अब तुम ही बताओ कि जब सविता इस घर में आएगी और मैं उससे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा तो मैं बोलूँगा क्या कि तुम कौन हो? अम्मा कुछ नहीं बोली, वह रमेश को देखकर सिर्फ मुस्कुराती रही। रमेश ने भी इसे समय पर छोड़ दिया। समय बीतता गया। सविता की ताई जी सविता और रमेश के विवाह के लिए मान गई। अम्मा से वादे के मुताबिक रमेश ने अम्मा के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय अपने माता पिता के एक्सीडेंट के। ताई जी ने भी इसे ईश्वर के द्वारा मिलाया गया सहयोग ही समझा कि दोनों के माता पिता नहीं थे और दोनों अकेले प्राणी अब मिलकर जीवन बिताने वाले थे। सविता ने अपने विवाह की तैयारी ताई जी के साथ मिलकर और रमेश ने अपने विवाह की तैयारी अम्मा से पूछ कर पूरी की। समय पर मंदिर से विवाह संपन्न हुआ, जिसमें सविता, रमेश और सविता की ताई जी के अतिरिक्त केवल पंडित था। विवाह उपरांत सविता रमेश के साथ उसके घर आ गई। अम्मा की शर्त के मुताबिक अम्मा के बारे में अभी तक सविता से कुछ भी नहीं बताया था। आगे कुछ पता भी ना चले इसलिए रमेश सविता को मंदिर वाले कमरे में नहीं ले गया जहां अम्मा रहती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि ज़्यादा दिन यह बात सविता से नहीं छिपी रह सकती। फिर भी यदि सविता को स्वयं ही पता चल जाएगा तब भी उसका अम्मा से किया गया वादा नहीं टूटेगा, क्योंकि अम्मा के बारे में रमेश से सविता को पता नहीं चलेगा। अम्मा ने रमेश को कह दिया कि वह उसके खाने की चिंता ना करे। जब सविता और वो ऑफिस चले जाएंगे तब वह रसोई से अपने लिए नाश्ता और भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेगी। रमेश की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब वह चाहते हुए भी अम्मा के साथ ना ही सुबह का नाश्ता कर पाता था और ना ही रात का भोजन। सविता से नज़र बचाकर वह सुबह शाम मंदिर वाले कमरे में जहां अम्मा रहती थी जाकर मिलाता था। आज रविवार था। रमेश और सविता की ऑफिस की छुट्टी थी। रमेश को सुबह से ही चिंता थी कि आज जब दिन भर सविता घर में रहने वाली है तब अम्मा के खाने की व्यवस्था कैसे होगी। सुबह से सविता रसोई में कुछ खास बनाने में व्यस्त थी, इस कारण आज नाश्ते में देर हो रही थी। रमेश को अम्मा की चिंता अभी भी सता रही थी। आखिर उससे नहीं रहा गया और वह अम्मा के कमरे में जा पहुंचा। अम्मा पलंग पर बैठी थी। रमेश, अम्मा, अब मैं इससे ज़्यादा आपको सविता से नहीं छिपा सकता। मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। अम्मा रमेश को देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। वह कुछ न बोली। रमेश को लगा कि अम्मा मान गई हैं। वह उठा और रसोई की ओर मानो दौड़कर भागा। सविता गैस चूल्हे पर विशेष पकवान बना रही थी। रमेश, सविता, 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 क्या है रमेश? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूँ। रमेश, वो सब बाद में देखेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सविता ने गैस चूल्हे की बटन घुमाकर बंद कर दी। सविता, किससे मिलवाना है? कौन आया है? रमेश, कोई आया नहीं है, वो तो यही रहती है। सविता आश्चर्य से, कौन यहाँ रहती है? रमेश, अम्मा। सविता, अम्मा? रमेश, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। रमेश, मैं अपनी अम्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। सविता, तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ और पिताजी तो हादसे में, तुम्ही ने तो बताया था। रमेश, नहीं, वो अम्मा नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी माँ की बहन, मेरी मासी।
जिन्हें मैं अम्मा कहता हूँ। सविता, अच्छा, तो क्या तुम्हारी मौसी जिन्हें तुम अम्मा कहते हो वो आई हैं? रमेश, अम्मा आई नहीं है, वो यहीं रहती हैं। असल में उन्होंने तुमसे उनके बारे में बताने से मना किया था। सविता आश्चर्य से रमेश की ओर देख रही थी। लेकिन क्यों? और फिर वो यहाँ कहाँ रहती हैं? रमेश, मंदिर वाले कमरे में। सविता, क्या? लेकिन हम लोग तो रोज घर को लॉक करके ऑफिस जाते हैं ना? रमेश, वो सब मैं तुम्हें बाद में आराम से बैठकर बताऊंगा, पहले तुम चलो और अम्मा से मिलो। रमेश ने सविता का हाथ पकड़ा और मानो खींचते हुए मंदिर की ओर भागा। रमेश को इतना उत्सुक सविता ने पहले कभी भी नहीं देखा था। सविता केवल रमेश को देख रही थी। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बार बार यही सोच रही थी कि रमेश इतनी बड़ी बात उससे छिपा कैसे सकता है। रमेश और सविता मंदिर वाले कमरे में पहुंच गए। रमेश ने सविता का हाथ छोड़ दिया। रमेश ने सविता की ओर देखा और फिर पलंग पर बैठी अम्मा, जो अभी भी रमेश को देखकर मुस्कुरा रही थी, के पैरों के पास जाकर बैठ गया। रमेश, देखो सविता, ये है मेरी अम्मा। कहते हुए रमेश ने अम्मा की गोद में अपना सिर रख दिया। रमेश ने अम्मा से मुस्कुराते हुए कहा, देखो अम्मा, यही है वह अच्छी लड़की सविता, जिसे मैं तुमसे मिलवाने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। रमेश ने सविता की ओर देखकर कहा, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। सविता, इनसे मिलो। इन्हीं के कारण मैं हादसे के बाद अवसाद की ओर जाने से रुक सका। यही हैं जिनके सामने मैंने नौकरी की परेशानी रखी और वह परेशानी भी खत्म हो गई। और यही हैं जिनके सामने मैंने अपनी शादी की बात रखी और दूसरे दिन ही तुम मान गई और तुम्हारी ताई जी भी। सविता को रमेश की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वह अभी भी आश्चर्य से रमेश की ओर देख रही थी। रमेश, तुम्हें यकीन नहीं आता ना? हाँ, किसी को भी यकीन नहीं आएगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यदि ये सब मैंने अनुभव नहीं किया होता तो मुझे भी यकीन नहीं आता। लेकिन क्योंकि अम्मा हर समय यहाँ मंदिर के सामने बैठे मंदिर की ओर देखती रहती है, इस कारण ही शायद इनकी बातें ईश्वर सुन लेते हैं। हमें तो लगता है कि इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ तुरंत संभव हो जाता है। रमेश उठा और पलंग पर अम्मा के बगल में बैठकर अम्मा को अपने गले से लगा लिया। रमेश, आओ सविता, तुम भी आकर अम्मा के बगल में बैठो। वहां दूर क्यों खड़ी हो? सविता जड़ हो चुकी थी। वह रमेश को आश्चर्य से देख रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह कुछ शब्द बोल पाई। रमेश, तुम ये... रमेश ने मुस्कुराते हुए सविता से कहा, क्या हुआ सविता, यहाँ आओ, अम्मा से मिलो। लेकिन सविता कुछ न बोली और ना ही कमरे के अंदर आई। रमेश सविता के इस बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था। वह उठा और सविता के पास पहुंचकर बोला, सविता आओ, अम्मा से मिलो। देखो, ऐसे में अम्मा को बुरा लगेगा। रमेश ने सविता का हाथ पकड़ा और अंदर लाने के लिए खींचा, लेकिन सविता ने रमेश से अपना हाथ छुड़ा लिया। रमेश आश्चर्य से बोला, क्या हुआ सविता? सविता, रमेश तुम... आखिर तुम कहना क्या चाहते हो रमेश? रमेश, कुछ नहीं सविता, मैं तो तुम्हें अम्मा से मिलवाना चाहता हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सविता, रमेश, लेकिन अम्मा है कहाँ? रमेश, तुम कैसी बात कर रही हो सविता? तुम्हारे सामने पलंग पर अम्मा बैठी हैं और तुम... इस बार सविता लगभग चीखती हुई बोली, रमेश, मैं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? रमेश सविता के इस बर्ताव पर स्तब्ध हो गया। सविता के चेहरे पर डर के भाव स्पष्ट होने लगे। वह बोली, रमेश, ध्यान से देखो, कमरे में कोई नहीं है। ना जाने तुम पहले पलंग के सामने अकेले क्यों बैठे थे और फिर पलंग पर बैठकर हवा में किसी को गले लगाने जैसे बर्ताव कर रहे थे।
रमेश को ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने किसी अन्य दुनिया से उठाकर कहीं और ही रख दिया हो। सविता, रमेश, मुझे लगता है तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है, तुम भ्रमित हो रहे हो। रमेश ने धीरे से पीछे पलटकर पलंग की ओर देखा। वहां अम्मा नहीं थी, वहां कोई भी नहीं था। अचानक रमेश का सिर घूमा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर धीरे धीरे गिर रहा था और सविता उसका नाम पुकारते हुए उसे थामने की कोशिश कर रही थी। रमेश ने जब आंखें खोली तो वह अपने कमरे के पलंग पर लेटा हुआ था। एक ओर उसका एक हाथ थामे सविता बैठी थी, दूसरी ओर डॉक्टर कुर्सी पर बैठे कुछ दवाइयां लिख रहे थे। डॉक्टर के पीछे पड़ोसी शर्मा जी भी खड़े थे, जो सविता के कहने पर डॉक्टर को लेकर आए थे। रमेश की आंखें खुली देखकर सविता ने कहा, रमेश, तुम ठीक तो हो ना? रमेश ने अपनी आंखों को हल्के से बंद करके अपने ठीक होने का इशारा किया। डॉक्टर ने रमेश का टेम्परेचर और बीपी चेक किया और फिर अपना सूटकेस लेकर और कुछ विटामिन की दवाइयां लेकर चले गए। शर्मा जी उन्हें बाहर छोड़कर वापस आ गए। शर्मा जी, बेटा, डॉक्टर साहब कह रहे थे थकान के कारण चक्कर आ गए होंगे, उस दिन विटामिन लोगे तो ठीक हो जाओगे। रमेश ने उठने की कोशिश की तो सविता ने उठने से मना कर दिया। रमेश, नहीं, मुझे मंदिर वाले कमरे में अभी जाना जरूरी है। रमेश ने इतने गंभीर भाव से कहा कि सविता उसे मना नहीं कर सकी। सविता और शर्मा जी ने रमेश को सहारा दिया और मंदिर वाले कमरे के दरवाजे तक ले गए। रमेश ने कमरे के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था, पलंग खाली पड़ा था। उसने पास रखे अपनी माँ के कपड़ों को देखा तो वे उसी तरह रखे थे जैसे उसने कुछ वर्ष पहले 8 अगस्त की रात जब अम्मा आई थी तब उसे दिए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें उस दिन के बाद किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। उस कमरे में अम्मा की मौजूदगी की कुछ भी निशानियां नहीं थीं। रमेश वापस अपने कमरे में जाने लगा तो सविता और शर्मा जी ने उसे उसके कमरे तक लाने में उसकी मदद की। रमेश अपने पलंग पर पीछे की ओर टिककर बैठ गया। शर्मा जी को देखकर रमेश को कुछ याद आया। वह बोला, अंकल, आपने देखा होगा मैं रविवार को गार्डन में बैठकर सुबह नाश्ता करता था। शर्मा जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, हाँ रमेश, मैंने कई बार देखा था कि तुम अकेले बैठे होने पर भी हमेशा 2 प्लेट लेकर बैठते थे और ना जाने किससे बात करते थे। रमेश और कुछ नहीं बोलना चाहता था। शर्मा जी, कुछ विशेष कारण था क्या बेटा? रमेश, नहीं अंकल, मैं अपनी माँ की याद में 1 प्लेट उनके लिए अपने सामने रखता था। रमेश ने बात घुमाई। शर्मा जी, ओह, तुम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रमेश ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। शर्मा जी, अब मुझे चलना चाहिए, तुम आराम करो रमेश। रमेश और सविता ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। शर्मा जी के जाने के बाद सविता रमेश के पास बैठ गई। सविता, अब कैसा लग रहा है रमेश? रमेश, ठीक हूँ सविता, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अम्मा जिसके कारण मैं जीवित बच सका और जिसने यहाँ तक लाने में मेरा पल पल साथ दिया वो है ही नहीं। सविता ने कुछ सोचकर कहा है, हो सकता है कि तुम्हारी माँ की आत्मा ने तुम्हारा साथ दिया हो। रमेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन यदि माँ होती तो वह मुझे अपने रूप में दिखती। बोलते बोलते रमेश के सिर में हल्का सा भारीपन होने लगा तो उसने अपने माथे को 2 उंगलियों और अंगूठे के सहारे से हल्के से दबा दिया। सविता, तुम ज़्यादा मत सोचो, इस पूरे वाकया को सपना समझकर भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। सविता उठी और रसोई की ओर चली गई। रमेश उठा और धीरे धीरे मंदिर वाले कमरे में जाकर पुनः देखा और फिर खुद से ही बोला, सच में यहाँ कोई नहीं है, ये मेरा भ्रम ही था। रमेश वापस आकर अपने पलंग पर पुनः बैठ गया। रमेश का दिमाग
अभी भी उन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वो 8 अगस्त की रात अम्मा का आना उस दिन भी ना जाने कहाँ से मानो प्रकट ही हो गई थी। ना ऑटो, ना कोई सामान। वो प्रतिदिन सुबह का नाश्ता और खाना, मेरा बोलना कि अम्मा तुम्हारी प्लेट खाली देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने कुछ खाया है, कितनी कम खुराक है तुम्हारी। क्या अम्मा ने अभी कभी कुछ नहीं खाया? अम्मा का ना रसोई में जाकर कभी खाना बनाना और ना ही कभी कोई भौतिक काम करना। हाँ, सिर्फ मेरी बातों का जवाब देना और मेरा साथ देना। रमेश ने लंबी ठंडी सांस ली और मन ही मन पुनः बोला, हाँ, शायद सविता ठीक कहती है। ये मेरे मन का वहम ही था, मेरे दिमाग की कल्पना। लेकिन अम्मा का यह कहना कि सविता से मेरे बारे में मत बताना, नहीं नहीं, वह भी मेरे दिमाग की कल्पना ही रही होगी। हाँ, वह भी मेरे दिमाग की कल्पना ही थी। उसी समय सविता हाथ में नाश्ता लेकर कमरे में प्रवेश करती है। रमेश उसे देखकर अपने विचारों पर विराम लगाता है और मुस्कुरा देता है। सविता ने मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की और जरा तेज आवाज में बोली, चलो अब नाश्ता करते हैं। रमेश, हाँ सविता, आओ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते करते रमेश सविता से बोला, थैंक्स सविता। सविता, किस बात के लिए? रमेश, मुझे इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए। अचानक रमेश के दिमाग के किसी कोने से आवाज आई, हाँ, उसी भ्रम से बाहर निकालने के लिए जिस भ्रम ने तुम्हें नया जीवन प्रदान किया था, जिस भ्रम ने तुम्हें नौकरी दिलाई थी और जिस भ्रम ने तुम्हारा विवाह इस भ्रम को तोड़ने वाली सविता से कराया था। सविता मुस्कुरा दी। दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ गए। समय बीतता गया। रमेश और सविता की लड़की का विवाह हो चुका था और लड़का विदेश में सेटल हो चुका था। लाख मनाने पर भी रमेश और सविता ने लड़के के साथ विदेश जाने से इनकार कर दिया था। वे अपना बुढ़ापा भारत में ही बिताना चाहते थे। दोनों ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और अब साथ में घर में ही रहते थे। साथ रहते हुए भी कुछ वर्षों से दोनों को अकेलापन धीरे धीरे दीमक की तरह खाने लगा था। लड़के को भारत आए भी कई वर्ष हो चुके थे। हाँ, बीच में उसका फोन जरूर आया था और उसने दोनों को उनके पोता होने की बधाई भी दी थी। छुट्टियां न मिलने के कारण वह अपने देश आने में असमर्थ था। फिर भी रमेश और सविता खुश थे क्योंकि वे अब दादा दादी बन चुके थे। एक दिन अचानक लड़के का फोन आया कि रमेश और सविता का पोता ना जाने कैसे बड़ी बीमारी का शिकार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। अपने लड़के को फोन पर रोते हुए सुनकर दोनों का दिल फट पड़ा। खबर सुनने के बाद दोनों ने मानो खाना ही छोड़ दिया था। सविता दिन भर रोती रहती, वहीं रमेश अपने आंसुओं को तो रोक लेता था, लेकिन उसे सविता का रोना नहीं देखा जाता था। रमेश को ऐसे लगा जैसे उसका जीवन वापस उसी मोड़ पर आ गया है जिस मोड़ पर वह अपने माता पिता को खो देने के बाद खड़ा था। वह पुनः अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार उसके सामने असहाय सविता थी, जिसके होते हुए वह मर भी नहीं सकता था। गार्डन में सविता कुर्सी पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। शायद रमेश के सामने इस तरह रोकर उसे दुखी नहीं कर सकती थी, इसलिए आज वह अकेले यह काम खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन सविता नहीं जानती कि रमेश कुछ ही देर पहले ही घर से बाहर गार्डन में ही उसके पीछे खड़ा है। सविता को इस तरह रोते देख रमेश को अचानक ना जाने क्या हुआ, वह मंदिर वाले कमरे की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम तब तक नहीं रुके जब तक वह कमरे के दरवाजे पर ना पहुंच गया। दौड़ते दौड़ते उसकी आंखों से अश्रुधार बह चली थी। रमेश मंदिर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गया। सामने पलंग पर अम्मा बैठी मुस्कुरा रही थी। रमेश बच्चों की तरह चिल्लाते हुए फूट फूट कर रोते हुए बोला, अम्मा,
तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? रमेश दरवाजे से दौड़कर पलंग के सामने नीचे अम्मा की गोद में सिर रखकर बोला, अम्मा देखो देखो अम्मा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी वैसी ही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अम्मा ने रमेश के सिर पर हाथ रख दिया। मैं कभी नहीं बदलती बेटा। रमेश को इस जवाब ने हिलाकर रख दिया। रमेश, हाँ माँ, मैं ही बदल गया था, तुम तो कभी भी नहीं बदली। तुमने तो मना ही किया था कि तुम्हारे बारे में किसी को मत बताना। मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी अम्मा। अब माँ कुछ ना बोली। अम्मा, मैं समझ गया, तुम्हें देखना भ्रम नहीं था, बल्कि जब तुम मुझे दिखना बंद हो गई, वास्तव में उस समय मेरी आंखों में भ्रम का पर्दा पड़ गया था। रमेश रोते हुए बोला। अचानक रमेश की नज़र सविता पर पड़ी तो कमरे के दरवाजे पर खड़ी रमेश को वह देख रही थी। सविता की आंखों में आंसू थे। वह बोली, रमेश, तुम बोलते थे ना कि अम्मा से जो परेशानी बताओ वो उसे खत्म कर देती है। रमेश, तुम कहना क्या चाहती हो सविता? सविता, अपने पोते की बीमारी के बारे में। रमेश की आंखों से पुनः आंसू बह निकले। उसने अम्मा की ओर देखा तो अम्मा हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। रमेश, अम्मा, आपका पड़पोता बीमार है। अम्मा ने रमेश की ओर देखते हुए अपनी आंखों को हल्के से बंद किया, जैसे वो उसे आश्वासन दे रही हो। रमेश ने सविता की ओर देखा। सविता, क्या हुआ रमेश? अम्मा ने क्या कहा? रमेश, कुछ नहीं सविता, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अम्मा को बोल दिया है। अम्मा हमेशा से कहती है कि चिंता मत करो, यदि चिंता भी हम ही करेंगे तो ईश्वर क्या करेगा? सविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे खत्म होते जीवन में किसी समृद्धशाली शक्ति का उसे सहारा मिल गया हो। रमेश, सविता, अम्मा के लिए नाश्ता बनाओ, आज हम अम्मा के साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। तभी रमेश को अचानक कुछ विचार आया। वह बोला, सविता, तुम्हें अम्मा दिख रही है? सविता ने पलंग की ओर देखा, फिर रमेश की ओर देखकर कहा, क्या फर्क पड़ता है रमेश, तुम्हें दिख रही है इतना ही काफ़ी है। रमेश ने पुनः अम्मा की ओर देखा तो अम्मा की मुस्कुराहट बढ़ गई। रमेश ने सविता की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। रमेश का ध्यान दीवार पर टंगे कैलेंडर पर गया। आज 8 अगस्त का दिन था। इस घटना के लगभग 7 दिनों के बाद रमेश और सविता के बेटे का फ़ोन आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बताया कि डॉक्टर्स खुद अचंभित हैं कि रमेश के पोते की बीमारी ठीक कैसे हो गई। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि पहले जो रिपोर्ट आई थी शायद वही गलत थी, क्योंकि उस बीमारी में इस स्टेज पर ठीक होना संभव ही नहीं है। वहीं उसके पड़ोसी का कहना था कि ये किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं है। रमेश ने फ़ोन रख दिया। रमेश ने सविता को देखा और दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आज उन्हें पुनः अम्मा ने जीवन के प्रकाश से गर्त के अंधकार की ओर जाते जाते पुनः रोक दिया था। दोनों मंदिर वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। रमेश आकर अम्मा की गोद में सिर रखकर जमीन पर बैठ गया। वहीं सविता दरवाजे पर खड़े रमेश को पलंग पर सिर रखे देखकर आत्मीय शांति का अनुभव कर रही थी। रमेश की दिनचर्या अब पुनः पहले की तरह हो गई थी। सिर्फ फर्क था तो इतना कि नाश्ते और खाने के समय सविता के साथ रमेश और रमेश के साथ अम्मा भी होती थी।